नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन, घास वन या मरुस्थल वन। तो अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र जहाँ भारी वर्षा होती है, वहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? शीतोष्ण घास स्थल में, सवाना में, शंकुधारी वन में या शीतोष्ण वन में? तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है? बांज, बुरुंस, चंदन। तो इन दिए गए विकल्पों में से बांज और बुरुंस हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अतः विकल्प 1 इस प्रश्न का 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से आसानी से संयोग करती है? मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, यह हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से और बहुत शीघ्रता से संयोग करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी कारक है? ऑटोमोबाइल, औद्योगिक चिमनियां, खनन उद्योग या आर्द्र भूमि? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि आर्द्र भूमि जो है, यह मीथेन उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, या वन परिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन अभिकलन के लिए, या जलीय तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए, या फिर उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तर के आकलन में? तो जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी, जिसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, के लिए मानक मापदंड जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि जलीय तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए यह मानक मापदंड है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों में एक अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है? हरितगृह प्रभाव, ठोस अपशिष्ट, प्रदूषण या वन उन्मूलन? तो वायु, भूमि, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों के एक अवांछनीय परिवर्तन को हम प्रदूषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो इन दिए गए विकल्पों में से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक जो है, वह पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आर्सेनिक से दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जल प्रदूषण पाया जाता है। तो यह दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषित हो जाएगा जगह, और राजस्थान जो है यह तीसरे नंबर पे है, और हरियाणा चौथे नंबर पर सर्वाधिक आर्सेनिक से प्रदूषित जल प्रदूषण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, एरोसोल है हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ, हवा में उपस्थित प्रदूषित गैस, हवा में उपस्थित छोटे धूल कण या हवा में उपस्थित हरित गृह गैस? तो एरोसोल जो है, यह हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है, वैसे अपशिष्ट जिनकी प्राप्ति जलमल द्वारा होती है क्या कहलाते हैं? सैनिटरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, गार्बेज या इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट? तो ऐसे अपशिष्ट जिनकी प्राप्ति जलमल के द्वारा होती है, वो सैनिटरी अपशिष्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुओं में किस तत्व की उपस्थिति के कारण दिमागी बीमारी होता है? लेड के द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा या पारा के द्वारा? तो मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुओं में सर्वाधिक जो बीमारी, दिमागी बीमारी होती है, यह लेड की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, 12वां, नाइट्रोजन युक्त भोजन एवं जल के उपभोग से निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी होती है? मिनी माता रोग, ऑस्टोपोरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम या एस्टेबेस्टोसिस? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि नाइट्रोजन युक्त भोजन एवं जल के उपभोग से ब्लू बेबी सिंड्रोम प्रकार की बीमारी होती है। और तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है डीडीटी के जल में घुलनशीलता एवं जमाव से पेलिकन बत्तखों की संख्या में कमी आई है, इसके क्या कारण है? सभी बत्तखों की मृत्यु हो गई, या फिर बत्तखों के अंडे के बाह्य आवरण में कैल्शियम की कमी जिसके कारण कमजोर अंडों का होना, या अंडों के निर्माण की प्रक्रिया सही नहीं है, या फिर आंतरिक भाग में अंडों का जमाव। तो डीडीटी के जल में घुलनशीलता एवं जमाव से पेलिकन बत्तखों की संख्या में जो कमी आई है, इसका जो प्रमुख कारण है वह है बत्तखों के अंडों के बाह्य आवरण में कैल्शियम की कमी जिसके कारण कमजोर अंडे इसकी संख्या में कमी के प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन सा है? इकोलाई, पी टाइफी, सी विवरियो या एंटीअमीबा। तो इन दिए गए विकल्पों में से जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला जो सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव है वह इकोलाई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न कह रहा है जैव विघटित प्रदूषक है पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। तो जैव विघटित प्रदूषक जो है वह वाहित मल है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है यदि विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? उसकी ऑक्सीजन क्रमशः समाप्त हो जाती है, या उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है, वह गहरे भूरे रंग का होता है, या वह पीले रंग का हो जाता है? तो यदि हम विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो यह होता है कि उसका क्लोरीन उसमें से समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिम पर लगने वाली लागत को हम क्या कहते हैं? अंतर्निहित लागत, सामाजिक लागत, निजी लागत या अवसर लागत। तो ऐसी स्थिति में कि जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिम पर हमारी लगने वाली जो लागत होती है उसे हम सामाजिक लागत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? मिनीमाता रोग से, ब्लैकफुट रोग से, डिसलेक्सिया से या इटाई रोग से? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 19वां की खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनस, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या बोसिलस सबटिलिस। तो इन दिए गए विकल्पों में से खाद्य विषाक्तता से संबंधित जो जीवाणु है वह क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनस है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा को, या नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का, या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में इन दिए गए 4 विकल्पों में से जो पहचान जिसकी मात्रा को मापा जाता है वह सीसा तथा कार्बन की पहचान को तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है किस कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? अवरक्त विकिरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण या परावैंगनी किरण के कारण? तो इन दिए गए विकल्पों में से तालाब में तैरने से मनुष्य की जो त्वचा जल जाती है उसका प्रमुख कारण क्लोरीन है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है बर्लिन में, ओस्लो में, ओस्का में या मैनचेस्टर में? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र का स्थापना जो है ओस्लो में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो सबसे पहले समझेंगे कि प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं। तो ऐसे प्रदूषक तत्व जो सीधे पहली प्रक्रिया से ही उत्सर्जित होते हैं उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तीनों जो हैं ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आंखों पर, फेफड़े पर, त्वचा पर या अस्थिमज्जा पर? तो नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के त्वचा पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न का यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों की गति नियंत्रण के लिए,
वाहनों के आकार वर्गीकरण के लिए या वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए या इंजन की शक्ति बताने के लिए। तो यूरो नॉर्म्स जो हैं यह वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न हमारा कह रहा है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाई ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, या कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, या फिर डाई ऑक्साइड व बेंजीन। तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है यह सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है नीरी स्थित है नागपुर में, मुंबई में, चेन्नई में या बंगलुरु में। तो नीरी जो स्थित है यह नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थानों की संख्या कितनी है। तो भारत में मुख्य रूप से हॉटस्पॉट जो है जैव विविधता केंद्र जो हैं यह 4 हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा पश्चिमी घाट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है केवल विलुप्त जीव जंतु का, संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, जीवाश्म पादप का, या केवल संकटापन्न पादप का। तो रेड डाटा बुक में जो विवरण दिया गया है वह संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है आधी पत्तियों की क्षति से, सभी पत्तियों की क्षति से, आधी शाखाओं की क्षति से, या तनों की क्षति से। तो पौधों को सर्वाधिक क्षति जो पहुंचता है यह सभी पत्तियों की क्षति से पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है फाइट्रॉन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत रोग मुक्त वातावरण में पौधों का विकास होता है, या विलुप्त प्राय पौधों का संरक्षण होता है, या नियंत्रित जलवायवीय दशाओं में पौधों का विकास होता है, या उत्परिवर्तन होता है। तो फाइट्रॉन एक पद्धति है जिसमें क्या होता है नियंत्रित जलवायवीय दशाओं में पौधों का विकास होता है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के कार्य प्रणाली के आधार पर, उपविकास के आधार पर, या तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक तंत्र के विकास की जो व्याख्या की जाती है यह तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, परजीविता कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं, या सहजीवन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जब दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हों, इसमें एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता हो और दूसरा भोजन बनाता हो एवं प्रदान करता हो, तो जीवों के इस प्रकार के संबंध को हम सहजीवन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेडियम, या वन। तो ऐसा स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे टेरेडियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, या ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो परितंत्र का जो गतिक हृदय कहलाता है वह कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न कह रहा है एक तालाब में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं, उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। तो तालाब में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक जो होते हैं यह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है यह बंगलुरु में स्थित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून। तो ये भी बिल्कुल सही है कि भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो है यह देहरादून में स्थित है।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कोलकाता। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है यह कोलकाता में नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के भोपाल में है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का गलत आंसर हो जाएगा। और चौथा कह रहा है हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है यह कोलकाता में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? उदबिलाव, कच्छप शार्क या शार्क कच्छप उदबिलाव, कच्छप शार्क उदबिलाव या शार्क उदबिलाव कच्छप। तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 हमारा शार्क कच्छप और उदबिलाव जो है यह विकास का सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अर्थात इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा जैव मंडल का जैविक घटक है? प्रोटीन यह एक प्रकार का जैविक घटक नहीं बल्कि अजैविक घटक है। मृदा जो है ये भी एक अजैविक घटक है। कवक जो है यह जैव मंडल का जैविक घटक है। और फास्फोरस जो है ये भी एक प्रकार का अजैविक घटक है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कवक जो है यह जैव मंडल का एक जैविक घटक है। बाकी प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस जो है यह एक प्रकार की अजैविक घटक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? पहला कथन कह रहा है कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। तो यह सही नहीं है। अतः कथन 1, कथन 2 जो है यह सही है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय गांव में आम तौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए क्या उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन कह रहा है नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश होना। दूसरा कह रहा है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी। और चौथा कह रहा है उनमें हुआ व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग। तो जो कुछ वर्ष पहले हमें गिद्ध भारतीय गांव में आमतौर पर दिखाई देते थे और आजकल वो कभी कभार ही दिखते हैं, अर्थात उनकी संख्या कम हो गई है, तो इसके पीछे जो उत्तरदायी कारण है यह है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? वैश्विक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, वास स्थानीय विविधता के बीच, वास स्थलीय विविधता के भीतर। तो जैव विविधता को हम एक और रूप में जानते हैं जो है पारिस्थितिकी तंत्र। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु या पोषण स्तर की कम संख्या। तो इन दिए गए विकल्पों में से पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी जो नहीं है यह पोषण स्तरों की कम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सीमाकारी कारक की भूमिका निभाता है? सूर्य का प्रकाश, तापमान, पवन या सूर्य का प्रकाश और तापमान दोनों। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में दिए गए विकल्पों में से सीमाकारी कारक की भूमिका निभाने वाला सूर्य का प्रकाश भी है और तापमान भी है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा सूर्य का प्रकाश और तापमान दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या प्रजनन के द्वारा। तो बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा जैवीय प्रक्रम के माध्यम से जो ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है वह श्वसन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? संख्या पिरामिड के द्वारा, बायोमास पिरामिड के द्वारा,
ऊर्जा पिरामिड के द्वारा या 2 और 3 दोनों के द्वारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है यदि सूर्य से पौधों को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा 20,000 जूल हो तो खाद्य श्रृंखला पौधा हिरण शेर को उपलब्ध ऊर्जा क्या होगी? तो यदि पौधे को 20,000 जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो अगले पोषण स्तर हिरण को 10% ऊर्जा अर्थात 20,000 का 10% 2,000 जूल ही प्राप्त होगी और उसके अगले पोषण स्तर शेर को 2,000 का 10% अर्थात 200 जूल की ऊर्जा शेर को उपलब्ध होगी। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? कैल्शियम, लौह, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए इन दिए गए विकल्पों में से मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, कोयला, पानी या मछली पालन? तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 जो है यह सही हो जाएगा कि कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है 20%, 40%, 80% या 90%? तो एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का 90% जो होता है यह ह्रास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने, डार्विन ने या टॉन्सले ने? तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई है चार्ल्स एल्टन द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है विश्व का 90% जैवभार स्थित है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, स्वच्छ जल के आर्द्र भूमि में, ऊपरी मृदा के क्षेत्र में या समुद्र में? तो विश्व का 90% जैवभार जो स्थित है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में स्थित है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जटिल पोषक स्तर को दर्शाता है? प्रजातियां, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय? तो इन दिए गए विकल्पों में से जटिल पोषक स्तर को दर्शाने वाला जो आंसर है यह पारिस्थितिकी तंत्र है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं यह आर्सेनिक है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या ध्वनि प्रदूषण के? तो लाइकेन सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं वायु प्रदूषण के। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विशेषकर यह सल्फर डाइऑक्साइड से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अतः वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कर रहा है जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी किरण क्या भूमिका निभाता है? यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देता है, या यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देता है, या यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है और अम्लीयता को दूर करते हुए जल की निर्मलता में सुधार लाती है? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है, बिल्कुल सही कथन हो जाएगा जो विकल्प 1 में दिया हुआ है। अतः विकल्प 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? जीव मंडल में, जल मंडल में, स्थल मंडल में या वायुमंडल में? तो इन दिए गए विकल्पों में से जीव मंडल हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन या केमोक्लाइन? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा जल लवणता प्रवणता को दर्शाने वाला हेलोक्लाइन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता या उपयुक्त सभी? तो प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को हम आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एल्बिडो प्रभाव अपेक्षाकृत उच्च कब होता है? प्रातःकाल और देर संध्या काल, केवल प्रातःकाल, मध्याह्न
या केवल देर संध्या काल? रेडियो प्रभाव अपेक्षाकृत उच्च होता है प्रातः काल और देर संध्या काल। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, लाल मिट्टी कहलाती है, लैटेराइट मिट्टी कहलाती है या काली मिट्टी कहलाती है? तो वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है वह लैटेराइट मिट्टी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है अंश प्रति बिलियन में, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में, अंश प्रति ट्रिलियन में या अंश प्रति मिलियन में? तो वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को जो व्यक्त किया जाता है या अंश प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान, निकोबार, मिनिकॉय या लक्षद्वीप? तो इन दिए गए विकल्पों में से भारत का एक प्रवाल द्वीप जो है यह लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? कवक है, हरित पादप है, जीवाणु है या कीट है? तो ऐसा वर्ग जो अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है वह जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? वेम्बनाड लैगून, चिल्का लैगून, पुलिकत लैगून या कोल्लूर लैगून? तो भारत में विशालतम लैगून इन दिए गए विकल्पों में से जो है यह चिल्का झील है जो एक खारे पानी के लैगून के रूप में जानी जाती है। यह बंगाल की खाड़ी में बहती है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल के विभिन्न परतों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, तो सबसे पहला परत जो हो जाएगा यह क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके ऊपर समताप मंडल हो जाएगा, इसके ऊपर मध्य मंडल हो जाएगा, इसके ऊपर आयन मंडल हो जाएगा और सबसे ऊपर बहिर्मंडल हो जाएगा। अतः पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल के विभिन्न परतों की जो क्रम है यह सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल सबसे सही क्रम है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? जूप्लांक्टन में, फाइटोप्लांक्टन में, मछली में या समुद्री पक्षी में? तो समुद्री परितंत्र के वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य जो सर्वाधिक होता है यह फाइटोप्लांक्टन वर्ग में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनाडाइट लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण? तो ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता है यह हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर या अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता या तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा? तो महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे जो कारण है यह भूमि और जल के बीच तापीय अंतर प्रमुख कारण है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? अफ्रीकी सवाना का, मध्य एशियाई स्टेपी का, उत्तरी अमेरिकी प्रेरी का या साइबेरियाई टुंड्रा का? तो जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे, यह कथन जो है यह साइबेरियाई टुंड्रा के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के या कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के? तो वायुमंडल में इन दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उत्सर्जन से जो अम्लीय वर्षा होती है वह नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मेजोफाइट्स,
हाइड्रोफाइट्स, जोराफाइट्स या हेलोफाइट्स। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो हैं ये जोराफाइट्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है ओसिलोटोरिया, टाइलोपोथ्रिक्स, एनाबीना या एजोटोबैक्टर। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जो जीवाणु है एजोटोबैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तापक्रम परिवर्तन, पवन, धूप की दशाएं या जल की प्राप्यता। तो इन दिए गए विकल्पों में से जलवायु कारकों में से जो पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है वह पवन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 5 जून को, 14 सितंबर को या 15 अगस्त को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है यह 5 जून को मनाया जाता है। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो यह 1973 में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। तो वायुदाब सबसे कम जो होता है यह ग्रीष्म ऋतु में होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? शैवाल और जीवाणु के, शैवाल और कवक के, जीवाणु और कवक के या कवक और मांस के। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है यह सहजीवी सहचर्य होता है शैवाल और कवक का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी विघटन क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनियाकरण या पुट्रिफिकेशन। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवी विघटन जो कहलाता है यह विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्नियोजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है या वर्षा वन में वृक्षों के प्रापवर्धों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है या वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं या विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वरता पर अतिक्रमण कर जाती हैं। तो ये इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु या तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु या उपयुक्त सभी। तो पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि जो है इन दिए गए विकल्पों में से किस हेतु उपयोगी है? तो यह पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु ही उपयोगी है, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु भी उपयोगी है और तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु भी उपयोगी है। अतः ऑप्शन 1, 2, 3 जो है सभी सही हो जाएंगे। अतः उपरोक्त सभी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 10%, 23%, 33% या 53%। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल जो है यह 33% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है ज्वारी वन को अन्यथा क्या कहते हैं? सदाबहार वन, मानसून वन, मैग्रोव वन या शंकुवृक्षीय वन। तो ज्वारी वन को अन्यथा हम और नाम से मैग्रोव वन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान होना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए जो अपेक्षित न्यूनतम तापमान होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में, दक्षिण पश्चिमी भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में या उत्तर भारत में। तो झूम खेती के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वह उत्तर पूर्वी भारत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? कृषि को, वन को,
कॉफ़ी को या इनमें से कोई नहीं? तो इन दिए गए विकल्पों में से हरा सोना के नाम से जाना जाता है वन को, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़, यूकेलिप्टस या सागौन। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की जो सामान्य जाति है उसे हम टीक कहते हैं, जिसे सागौन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, फसलों में वृद्धि से या पौधों का संरक्षण करने से? तो वन महोत्सव जो है यह संबंधित है पेड़ लगाने से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? नगदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना, एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना, या एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना, या पशुपालन और कृषि? तो मिली जुली खेती से तात्पर्य है पशुपालन और कृषि करने से, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर? तो सोपान कृषि जो की जाती है यह पहाड़ों के ढलान पर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए उपभोक्ताओं का बचाव, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं, या फिर वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, या शाकाहारियों का बचाव? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो सुंदरवन जो पाया जाता है यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि लाइकेन जो है यह वन के पेड़ों की छालों पर उगे हुए मिलते हैं, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, या संविधान आदेश विधेयक 2012 के द्वारा? तो ऐसे व्यक्ति जो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं तो उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश जो है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी, थार रेगिस्तान या पूर्वी घाट? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान जो है यह पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पौधे मुख्यतः जाड़े के ऋतु में ही उगते हैं, गर्मी में उनका विकास बहुत कम हो जाता है, अतः वे छोटे या नाटे कद के होते हैं? सवाना बायोम में, भूमध्य सागरीय बायोम में, टुंड्रा बायोम में या टैगा बायोम में? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय बायोम के पौधों की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है पर्णपाती वृक्ष हैं अपने खाद्य का संश्लेषण करेंगे, अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे या अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे? तो पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं यह अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा पर्णपाती वृक्ष के बारे में सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? भूमध्य सागरीय बायोम को, उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम को, मध्य अक्षांश घास स्थल को या टैगा को? तो इन दिए गए विकल्पों में से मध्य अक्षांशीय घास स्थल जो है इसे हम विश्व की ब्रेड बास्केट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।